एक साल पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे मैं ऑलमोस्ट एक पाकिस्तानी होते होते बचा था। तो वो स्टोरी तो मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि आज अगर मैं गर्व से अपने आप को इंडियन कह पा रहा हूं तो सिर्फ एक इंसान की वजह से है, जो कि है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1947 में जब ब्रिटिशर्स ने हमें आज़ादी दी तो वो बहुत हमें अच्छे हाल पर छोड़कर नहीं गए थे। इंडिया को इकोनॉमिक बैकवर्डनेस तो दे ही गए थे, साथ में दे गए थे पार्टीशन, ताकि इंडिया और पाकिस्तान अपने आप में ही उलझे रहें और आने वाले कई डेकेड्स तक डेवलपमेंट में ये रोड़ा बना रहे पार्टीशन। और इंडिया और पाकिस्तान के इस पार्टीशन के साथ साथ एक और नई मुसीबत वो हम पर डाल गए थे। उस समय इंडिया बटा हुआ था 565 छोटी छोटी रियासतों में, और इन रियासतों के राजाओं को उन्होंने खुली छूट दे दी थी कि आप चाहें तो इंडिया में रहें, चाहे तो पाकिस्तान में जाएं, या फिर चाहें तो इंडिपेंडेंट रहें। और अगर सरदार पटेल ना होते तो हो सकता है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 नेशंस की जगह हमें 25-30 नेशंस देखने को मिलते। कश्मीर, भोपाल, हैदराबाद ये इंडिया की जगहों के नाम ना होकर अलग इंडिपेंडेंट नेशंस होते। सरदार पटेल के कारण 500 से भी ज्यादा राजाओं ने अपने महल, अपनी हवेलियां, अपने खेत, अपनी जागीर सब इंडिया को सरेंडर कर दिए। और ये उन्होंने अचीव कैसे किया, क्या कंडीशंस आई थी और क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने लगाई, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे इंडिया के इंटीग्रेशन की कहानी, मगर उससे पहले एक छोटी सी चीज काम की मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप अगर किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे वो यूपीएससी, गेट जैसा जॉब का एग्जाम हो, या फिर आईआईटी, जेईई, नीट जैसा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर कोई स्कूल कॉलेज का एग्जाम हो, या फिर किसी भी और तरह का एग्जाम हो, तो आपको जरूर अटेंड करनी चाहिए मेरी एक एग्जाम मास्टर क्लास, सीक्रेट्स टू क्रैक एनी एग्जाम। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे टफ एग्जाम्स दिए हैं, जैसे कि गेट, आईआईटी, जेईई, यूपीएससी, और इनको देखकर मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज सीखी हैं जो आई विश कोई मुझे पहले बता देता। कई सारे ऐसे सीक्रेट्स होते हैं, कई सारे हैक्स होते हैं जिनके कारण एग्जाम में स्कोर करने में हमें हेल्प मिलती है, कॉम्पिटिटिव एज मिलती है दूसरों से, जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले या स्कूल कॉलेज वाले हमें नहीं बता पाते। आप अपने सिर्फ 2 घंटे मुझे दीजिए, लाइव जूम पर मास्टर क्लास होगी, क्वेश्चन आंसर्स, इंटरेक्टिव सेशंस होंगे, सीट्स लिमिटेड हैं। कमेंट्स में मैंने लिंक दिया है, जाकर जल्दी रजिस्टर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1947 के समय का इंडिया ऐसा दिखता था। ये मैप देखिए, इंडिया का 52% एरिया जो येलो में दिखाया गया है उस पर ब्रिटिश ऑफिसर्स का रूल रहता था डायरेक्टली, और ये जो बाकी का 48% ब्लू एरिया है इसको रूल करते थे छोटी छोटी रियासतों के राजा महाराजा। ये रियासतें कहने में अपने आप में इंडिपेंडेंट थी, मगर इनडायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंडर में आती थी। इन रियासतों में अपने इंटरनल अफेयर्स मैनेज करने की छूट हुआ करती थी, मगर इनके एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशन और टैक्सेस ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आते थे। ब्रिटिशर्स ने इन प्रिंसली स्टेट्स को गवर्न करने का एक तरीका बनाया था जिसे बोलते थे पैरामाउंसी। इन रियासतों के एक्सटर्नल अफेयर्स, इनका डिफेंस और दूसरे नेशंस के साथ में इनकी कम्युनिकेशंस पर ब्रिटिशर्स का रूल रहता था, और एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रिटिशर्स और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में था। अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया से जाने लगे तब ये पैरामाउंसी का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, और टेक्निकली बाय लॉ प्रिंसली स्टेट्स अपने आप ही इंडिपेंडेंट हो गए। 1947 में ब्रिटिशर्स के जाने के बाद में एक लीगल और पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया। ब्रिटिशर्स ज्यादा मामले में पढ़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स पर ही ये डिसीजन छोड़ दिया कि आप चाहें तो इंडिया में रहें, आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ जाएं, या फिर अगर आप चाहें तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी रियासतों के राजा ये सोचते थे कि इंटीग्रेशन के बाद, भारत या पाकिस्तान से जुड़ने के बाद में उनकी फ्रीडम, उनकी ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी, उनका राज चला जाएगा। वो अपनी प्रिविलेज लाइफ को, अपनी पावर्स को खोना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। कई सारे राजा आसपास की टेरिटरीज को कैप्चर करके अपना एक बड़ा किंगडम बनाना चाहते थे, अपना एक अलग नेशन भी बनाना चाहते थे। और कई सारे स्टेट्स के रूलर्स ऐसे भी थे जो मोहम्मद अली जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी से इन्फ्लुएंस हो गए थे। अब ये जिन्ना और 2 नेशन थ्योरी क्या थे, शॉर्ट में समझाता हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना को फादर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। उन्होंने 2 नेशन थ्योरी सामने रखी थी, इसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम्स जो इंडिया में एक माइनॉरिटी हैं उनके लिए एक अलग नेशन बनाया जाना चाहिए जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी लोग रह सकें। और इस लॉजिक के कारण बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा थी या जहां के रूलर्स मुस्लिम थे, वो अट्रैक्ट हो गए जिन्ना के इस आइडिया से, और वो शामिल होना चाहते थे पाकिस्तान में। तो कुल मिलाकर सिचुएशन ये थी कि कई स्टेट्स ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, और कई स्टेट्स ऐसे थे जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे। आजादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टीज 1935 से ही एक यूनाइटेड इंडिया के फेवर में थी। जब 1945 में ये क्लियर हो गया कि अब इंडिया के 2 नेशंस बनने जा रहे हैं, तब दोनों ही नेशंस के लीडर्स ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया इन प्रिंसली स्टेट्स को। 25 जून 1947 को एक नया डिपार्टमेंट ओपन किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में,
स्टेट डिपार्टमेंट और इसके सेक्रेटरी बने वीपी मेनन। जितने इंपॉर्टेंट सरदार पटेल इंडिया के इंटीग्रेशन के लिए थे, उतने ही इंपॉर्टेंट वीपी मेनन भी थे। सरदार पटेल स्ट्रैटेजाइज करते थे और वीपी मेनन ग्राउंड वर्क करते थे। वो राजाओं के पास जाकर उनको कन्विंस करने का काम करते थे। अब सबसे पहला स्टेप जो इस डिपार्टमेंट ने बनने के बाद किया था, वो था एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बनाना। अब ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक डॉक्यूमेंट था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1935 में बनाया था उन रियासतों के लिए जो डायरेक्टली या तो ब्रिटिश कंट्रोल में आना चाहती थी या फिर फोर्सफुली उन्हें लाया जा रहा था। अब सरदार पटेल ने इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया इन रियासतों को यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल करने के लिए। बेसिकली इस डॉक्यूमेंट में लिखा था कि जो रियासत इस डॉक्यूमेंट पर साइन करेगी वो इंडिया को अपने एक्सटर्नल अफेयर्स, अपने डिफेंस और अपने अदर नेशन के साथ कम्युनिकेशन के राइट्स दे देगी। इसके साथ ही इस डॉक्यूमेंट में इन रियासतों के राजाओं के लिए कई सारे बेनिफिट्स भी थे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट था प्रिवी पर्स। प्रिवी पर्स एक तरह की पेंशन थी जो एक बहुत बड़ा अमाउंट था जो लाइफ टाइम इन राजाओं को दिया जाता अगर ये इंडिया में शामिल हो जाते। उनकी हवेलियां, उनके महल प्रोटेक्टेड रखे गए थे। ये कहा गया था कि उनकी जमीन हमेशा उनकी ही रहेगी। उनको एक बहुत बड़ा अमाउंट दिया जाएगा ताकि एक लेविश लाइफस्टाइल वो जिंदगी भर जी सके, उनके बच्चे भी जिंदगी भर जी सकें। अब जब ये डॉक्यूमेंट पिक्चर में आ गया, इसके बाद में ग्राउंड वर्क शुरू हुआ। इन 500 से भी ज्यादा रियासतों में से सरदार पटेल ने सबसे पहले बहुत छोटी छोटी रियासतों को टारगेट किया। उनको ये समझाया कि इंडिपेंडेंट रहने में उनका कोई एडवांटेज नहीं है। ना वो पॉलिटिकली स्ट्रांग हो सकते हैं, ना वो डिफेंस में स्ट्रांग हो सकते हैं, ना उनके इकोनॉमिक टाइज इतने अच्छे बनेंगे कि वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकें। इंडिया के साथ जुड़ने के इकोनॉमिक और सोशल एडवांटेजेस उन्हें समझाया कि कैसे इंडिया यूनाइटेड है अपने कल्चर के द्वारा। और ऊपर से छोटी रियासतों के राजाओं को बेनिफिट्स भी काफी अच्छे लगे जो प्रिवी पर्स में उनको दिए जा रहे थे। कुछ राजा जो प्रिवी पर्स के लालच से नहीं मान रहे थे, उन पर मिलिट्री फोर्स डालकर दबाव बनाया गया। कुछ लोगों को डराया धमकाया गया। कुछ पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए। उनके अनाज, राशन लाने ले जाने के ट्रेड रूट्स को बंद कर दिया गया, जिससे उनकी जनता विद्रोह करने लगी और डिमांड करने लगी कि हमें इंडिया के साथ में शामिल होना है। और इस तरह की कई स्ट्रैटेजीज लगाकर उन्होंने ऑलमोस्ट सारी रियासतों के राजाओं को कन्विंस कर लिया कि वो अपना राजपाट, अपनी जमीन, अपना सारा का सारा किंगडम इंडिया को सुपुर्द कर दें। 15 अगस्त 1947 जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तब तक ऑलमोस्ट सारे प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के अंदर आने में एग्री हो गए थे, कुछ हैंडफुल ऑफ स्टेट्स को छोड़कर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। इन हैंडफुल स्टेट्स में कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स थे, जोधपुर, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। तो जोधपुर, जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां के राजा हिंदू होने के बावजूद मुस्लिम नेशन में जाने को एग्री हो गए मोहम्मद अली जिन्ना के कन्विंस करने के कारण। उनको मोहम्मद अली जिन्ना ने लालच दिया, उनको कोरे कागज पर साइन करके एक डॉक्यूमेंट दे दिया और कहा कि अपनी जो भी डिमांड्स हैं वो आप इस डॉक्यूमेंट में लिख लीजिए। आपका किंगडम जोधपुर अगर पाकिस्तान में आता है तो हम आपकी हर मांग को पूरी करेंगे, आपको एक ऑटोनॉमी देंगे, आपको उस पर शासन करने देंगे, या फिर जो भी आप मांगेंगे हम एग्री हो जाएंगे, बस आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। जोधपुर के लिए पाकिस्तान में शामिल होना ईजी भी था क्योंकि जोधपुर किंगडम का बॉर्डर पाकिस्तान से टच होता था। जब वल्लभ भाई पटेल को इस प्लान का पता चला तो उन्होंने जोधपुर के राजा को समझाया कि मुस्लिम नेशन में जाने से अच्छा है कि आप सेक्युलर इंडिया में रहें जहां सभी धर्मों की इक्वल रेस्पेक्ट हो। इसके बाद आसपास के राजपूत राजाओं से उनकी बात होने लगी। कई सारे राजपूत राजाओं ने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि हम एक मुस्लिम डोमिनेटेड पाकिस्तान में जाएं जहां मुस्लिम और हिंदुओं में फर्क किया जाता है, या फिर एक इंडिया में रहें जहां पर हर एक इंसान इक्वली ट्रीट होता है, जो कि राजपूत का धर्म है। इन दी एंड बहुत सारे राजपूत किंगडम्स के समझाने के बाद, स्पेशली उदयपुर के महाराजा से बात करने के बाद में जोधपुर के राजा का मूड चेंज हुआ और वो इंडिया में शामिल होने के लिए एग्री हो गए। पाकिस्तान में शामिल होने की ख्वाहिश रखने वाला दूसरा स्टेट था जूनागढ़, और जूनागढ़ का एग्जाम्पल एक क्लासिक एक्सप्लेनेशन है सरदार पटेल के एफर्ट्स का। यहाँ की 80% पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन थी, मगर यहाँ के नवाब मुस्लिम थे। इनका नाम था मोहम्मद महाबत खान जी तृतीय। इंडिपेंडेंस से पहले ऑफिशियली वो वल्लभ भाई पटेल को ये कह रहे थे कि हम इंडिया में शामिल होंगे, मगर सीक्रेटली उनकी टॉक्स चल रही थी मोहम्मद अली जिन्ना से पाकिस्तान में शामिल होने के लिए। 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, उसी समय जूनागढ़ के नवाब ने यह डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान ने जूनागढ़ को एक्वायर कर लिया है। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज और झटका था इंडियन गवर्नमेंट के लिए, जिन्होंने इसको एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक मैसेज भेजा कि जूनागढ़ के एक्सेशन को एक्सेप्ट मत करो, मगर 17 अगस्त को यानी 2 दिन बाद ही पाकिस्तान ने जूनागढ़ को एक्वायर करने का डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, पाकिस्तान के एक्सेप्ट कर लेने के बाद भी सरदार पटेल ने जूनागढ़ को छोड़ा नहीं। उन्होंने पहले जूनागढ़ पे लगाए इकोनॉमिक सैंक्शंस और फिर लगाई मिलिट्री। उन्होंने ये कह दिया कि इंडिया से कोई भी सामान जूनागढ़ की तरफ नहीं जाएगा। जूनागढ़ की तरफ जाने वाले आने वाले सारे ट्रेड रूट्स पर मिलिट्री ब्लॉकेजेस लगा दिए। चारों तरफ से एक तरह से जूनागढ़ को मिलिट्री ने घेर लिया। जूनागढ़ के नवाब ने डेस्परेट होकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी, उन्हें हेल्प दी जाए, मिलिट्री सपोर्ट दिया जाए, फाइनेंशियल एड दी जाए, उनको एयर सपोर्ट दिया जाए। दरअसल जूनागढ़ की असली गवर्निंग उनके दीवान करते थे, जिनका नाम था शाह नवाज भुट्टो।
ये वही शाहनवाज भुट्टो हैं जिन्होंने आगे चलकर मुस्लिम लीग ज्वाइन की पाकिस्तान में, और उनके बेटे जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। तो उस समय जूनागढ़ के नवाब, जिनको पाकिस्तान से कुछ ज्यादा हेल्प नहीं मिली, उन्होंने ये देखा कि इंडियन मिलिट्री उन पर क्लोज इन होती जा रही है और धीरे धीरे जूनागढ़ के अंदर घुस रही है। उन्हें पता था कि अगर इंडियन गवर्नमेंट के वो हाथ आ गए तो उनका ट्रायल होगा और उनको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए खुद पाकिस्तान का रास्ता नापा और पाकिस्तान भाग गए। फरवरी 1948 में इंडियन मिलिट्री ने जूनागढ़ को टेक ओवर कर लिया और जूनागढ़ की जो गवर्नमेंट मशीनरी थी, उन्होंने ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्वाइट किया कि आप आकर हमें अपने अंडर ले लें। दिसंबर 1948 में जूनागढ़ में एक प्लेबिसाइड करवाया गया, यानी कि एक वोटिंग करवाई गई और 90% लोगों ने इंडिया में शामिल होने के लिए वोट किया और इस तरह जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बना। तीसरा एग्जाम्पल वल्लभ भाई पटेल की स्ट्रेंथ का था हैदराबाद। हैदराबाद में भी सिमिलर कंडीशन थी। यहाँ की 80% पॉपुलेशन हिंदू थी, मगर यहाँ के निजाम मीर उस्मान अली खान मुस्लिम थे। हैदराबाद उस समय इंडिया का वेल्थीएस्ट प्रिंसली स्टेट हुआ करता था और यहाँ के नवाब अपनी डिमांड्स में काफी क्लियर थे। उन्हें पाकिस्तान में शामिल नहीं होना था, उन्हें बनना था एक इंडिपेंडेंट नेशन। उन्होंने इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से बातचीत करना भी स्टार्ट कर दिया था कि हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाया जाए, मगर लॉर्ड माउंटबेटन, जो इंडिया को आज़ादी दिलाने के समय इंडिया के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ये कह दिया था कि हम हैदराबाद से कोई भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, या तो इंडिया के थ्रू आए आप या फिर पाकिस्तान के थ्रू आए। मगर ये निजाम माने नहीं, ये अभी भी इंडिपेंडेंट नेशन की थ्योरी पर अड़े रहे और बाकी नेशन से बातचीत करने लगे अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए। तो सरदार पटेल ने इनसे थोड़ी नेगोशिएशन करने की सोची। उन्होंने 1 साल का वक्त मांगा निजाम से और ये कहा कि स्टेटस को मेंटेन रखा जाए, हैदराबाद को इंडिया का एक प्रिंसली स्टेट माना जाए 1 साल तक, जब तक बातचीत से हम सुलह नहीं कर लेते हैं। और फिर जूनागढ़ की तरह ही हैदराबाद पर एक इकोनॉमिक प्रेशर डाला, वहां पर ट्रेड रूट्स बंद कर दिए, वहां पर जाने वाला सामान कट ऑफ कर दिया गया, या फिर हैदराबाद से जो ट्रेड बाहर होता था, जो हैदराबाद को रेवेन्यू मिलता था इंडिया में अपना सामान बेचकर, उसको कट ऑफ कर दिया गया। हैदराबाद के निजाम की पॉपुलैरिटी जनता में कम करने के लिए वहां पर हिंदू मुस्लिम के बीच में जो राइट्स हो रहे थे उनको बेसिस बनाया गया और निजाम को थोड़ा बदनाम किया गया। हैदराबाद को इंडिया से अलग होता देखकर पाकिस्तान ने भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया था। उन्होंने हैदराबाद को मिलिट्री एड, वेपन सप्लाई करना चालू कर दिया था। अब जब नेगोशिएशन से बात नहीं बन रही थी तो सरदार पटेल ने लॉन्च किया हैदराबाद के लिए ऑपरेशन पोलो। 17 सितंबर 1948 को इंडियन मिलिट्री जनरल JN चौधरी की कैप्टनशिप में सीधे हैदराबाद के अंदर घुस गई। एक डायरेक्ट मिलिट्री अटैक उन्होंने किया हैदराबादी मिलिट्री के अगेंस्ट और हैदराबाद को कैप्चर कर लिया 109 घंटों में। और इस डिसीजिव एक्शन के बाद में हैदराबाद इंडिया के पूरे कंट्रोल में आ गया। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग केस की, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड प्रिंसली स्टेट था। उसे अपने अंदर शामिल करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही डेस्परेट थे। जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा हरि सिंह, जो कि हिंदू थे, उन्होंने इंडिया में भी शामिल होने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट नेशन बनना चाहते हैं। मगर महाराजा को यह पता था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों से ही उनको खतरा है मिलिट्री अटैक का। सरदार पटेल को पाकिस्तान के इंटेंशंस पता चल गए थे। पाकिस्तान प्लान कर रहा था कश्मीर पर अटैक करने का। उनको पता था कि कश्मीरी मिलिट्री फेस नहीं कर पाएगी पाकिस्तानी मिलिट्री को और कश्मीर पाकिस्तान के अंडर आ जाएगा। मगर बैकग्राउंड में सरदार पटेल ने कश्मीर के साथ इंडिया की कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग किया। कश्मीर को कनेक्ट करते हुए टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइन्स बिछाई गई, रोड्स बनाई गई और इंडियन आर्मी को स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर बेस कैंप बनाकर पोस्ट कर दिया गया। और जिसका डर था वो हुआ भी। आज़ादी मिलने के कुछ ही महीनों बाद में अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर एक इनडायरेक्ट अटैक लॉन्च कर दिया। उन्होंने डायरेक्ट मिलिट्री अटैक तो कश्मीर पर नहीं किया, बल्कि कुछ ट्राइब्समैन को एक्साइट किया, कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को उन्होंने हथियार दिए और ये कहा कि आप कश्मीर की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ो, आप अपने राइट्स के लिए लड़ो और महाराजा हरि सिंह पर जाकर अटैक करो। इन ट्राइब्समैन की आर्मी ने पाकिस्तान के बॉर्डर से कश्मीर के अंदर घुसना चालू कर दिया और धीरे धीरे करके श्रीनगर के काफी नजदीक तक आ पहुंचे। और इस अटैक के 2 ही दिन बाद में एक डेस्परेट होकर महाराजा हरि सिंह इंडिया के पास मदद के लिए गए। मगर उस समय इंडिया ने उन्हें ये कंडीशन रखी कि आप पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कीजिए, उसके बाद हम इंडियन आर्मी आपकी हेल्प के लिए भेजेंगे। मगर यहाँ पर भी हरि सिंह जी माने नहीं। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन तो किया, मगर एक कंडीशन के साथ में कि कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। डॉक्यूमेंट मिलते ही इंडियन आर्मी फटाफट से श्रीनगर पहुंच गई। उन्होंने ट्राइब्समैन को खदेड़ना वहां से शुरू कर दिया। मगर इस बीच एक और इंसिडेंट हो गया। इंडिया पाकिस्तान की इस वॉर में यूनाइटेड नेशंस का इंटरफेरेंस हो गया और उन्होंने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए सभी को कह दिया कि जो आर्मी जहां है वहीं रुक जाए। इस कारण कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसे बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो फैक्चुअली पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया, जो कि आज तक पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो ये थी कुछ स्ट्रैटेजी सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्लान्स की
जो इंडिया को इंटीग्रेट करने के लिए उन्होंने एग्जीक्यूट किया। सरदार पटेल ने न सिर्फ इंडिया को यूनाइट किया बल्कि उन्होंने इंडिया की बैकबोन समझी जाने वाली इंडिया की ब्यूरोक्रेसी को भी डेवलप किया। उन्होंने आईएएस आईपीएस जैसी एलाइड सर्विसेज को डेवलप किया। पटेल की 143rd एनिवर्सरी पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वडोदरा में इनॉग्रेट किया गया, जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू है। जम्मू एंड कश्मीर की पूरी स्टोरी, पाकिस्तान को पीओके कैसे मिला, कैसे वो इसे कैप्चर कर पाया, ये पूरी स्टोरी मैंने डिटेल में इस वीडियो में दी है, आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी मास्टर क्लास में ज़रूर एनरोल कीजिए। कमेंट्स में मैंने लिंक दिया है। 2 घंटे की क्लास में आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। मैं चलता हूँ अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।